करना ना भूले। गर्मी में आलू पराठे और खट्टी मीठी आम की चटनी बेचने वाली देवरानी जेठानी। दोपहर का समय था। दोनों देवरानी जेठानी कविता और लता अपने ससुराल की रसोई में काम कर रही थी। कविता बड़े से मिट्टी के चूल्हे पर एक बड़ा सा तवा रखकर उस पर पराठे सेक रही थी। वहीं पास में बैठी जेठानी लता चटनी पीस रही थी। अरे कविता, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पराठे बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं जेठानी जी, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है कविता, तुम जल्दी जल्दी पराठे सेक लो, आलू भी खत्म हो गए हैं, हमें आलू और उबालने के लिए रखने होंगे। हाँ दीदी, मैं पराठे सेक रही हूँ, आप जल्दी जल्दी दोनों तरह की चटनी बनाकर तैयार कर लो, अभी मम्मी जी आती ही होंगी बस। लता और कविता आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी सास रमा अंदर रसोई में आती है। अरे बहू, ये क्या चल रहा है? तुम दोनों तो यहाँ बातों में लगी पड़ी हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इस ढीलेपन से काम नहीं चलने वाला। बाहर तुमने देखा है ग्राहकों की कितनी भीड़ लगी हुई है। और छोटी बहू कविता, तुमने अभी तक 10 पराठे भी सही से तैयार नहीं किए हैं। और लता बहू, तुम भी तो अपनी चटनी जल्दी तैयार करो ना। बाहर पता है तुम्हें, कच्चे आम की मीठी और तीखी चटनी खाने के लिए लोगों ने कितनी बहस शुरू कर दी है। हाँ बस माँ जी, कच्चे आम की मीठी चटनी तो बनकर तैयार हो गई है, बस अब तीखी वाली बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है बहू, थोड़ा जल्दी बनाओ ना, बाहर चटनी थोड़ी सी ही बची है और ग्राहकों को तो तुम्हें पता ही है, उन्हें आलू के पराठे के साथ आम की तीखी और मीठी चटनी कितनी अच्छी लगती है। कविता बहू, तुम मुझे जितने पराठे तैयार हुए हैं ना, वो पराठे दे दो, मैं ये पराठे लेकर बाहर तुम्हारे ससुर जी को पकड़ा देती हूँ। कविता अपने बनाए हुए पराठे एक प्लेट में रखकर रमा को दे देती है और रमा अपने घर के बाहर आंगन में बनाए हुए एक छोटे से ढाबे के पास जाती है और सारे पराठे वहाँ काउंटर पर बैठे रामलाल को देती है। रमा और रामलाल ने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा ढाबा तैयार कर रखा था। वहीं एक छोटा सा काउंटर होता है जो कि रामलाल खुद संभाल रहा था। अरुण सभी ग्राहकों को खाना परोस रहा होता है और सुमित सभी ग्राहकों से ऑर्डर ले रहा था। ये लीजिए जी, ये 8 पराठे आ गए हैं और अभी बाकी बन रहे हैं। तीखी चटनी तैयार हो रही है, मीठी चटनी तो बनकर तैयार हो चुकी है। अरे भाई साहब, मुझे तो आम की तीखी चटनी खानी है पराठों के साथ, आप जल्दी से वो लेकर आ जाइए। अरे रमा बहू, क्या कर रही हैं? जल्दी जाओ, देखो ग्राहक ने तीखी चटनी मांगी है और तीखी चटनी तो बिल्कुल थोड़ी सी ही बची है। अरे मैंने कहा है बहुओं को बनाने के लिए जी, टाइम तो लगता है ना। बना रही है लता बहू चटनी, मीठी चटनी तो बन चुकी है और तीखी वो बना रही है अभी। क्या अभी तक नहीं बनी है? लगता है मुझे ही जाकर देखना होगा। ससुर रमा के साथ रसोई घर में आता है, जहाँ वह देखता है कि कविता आलू छीलकर मसाला तैयार कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ लता सिलबट्टे पर चटनी पीस रही थी। अरे बाहर से ज्यादा गर्मी तो इस रसोई में हो रही है। मैं समझ सकता हूँ कि मेरी दोनों बहुओं को कितनी ज्यादा गर्मी लग रही होगी और कविता बहू की तो तबीयत कल से ही खराब है। अरे बहुओं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी तुम्हारी सास तुम्हें कहकर तो गई थी पराठों और चटनी के लिए, अभी तक तैयार ही नहीं किए तुम दोनों ने। बस पापा जी, ये हो गई है तीखी चटनी भी तैयार, आप ले जा सकते हैं बाहर। अरे बहुओं, तुम्हें पता तो है ना अच्छे से कि हमारे गांव में और भी ढाबे हैं जहां आलू के पराठे और चटनियां बिकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राहक सिर्फ हमारे ढाबे पर आते हैं। तुम्हें पता है ना क्यों? क्योंकि उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगता है। अगर तुम दोनों ऐसे ही ढीले ढीले काम करोगे तो हम ग्राहकों को कैसे संभालेंगे? अरे बाहर तुम्हारे पति और मैं ग्राहकों की भीड़ को कैसे संभाल रहे हैं ना, हमें ही पता है। ग्राहकों को अगर हम अच्छी सर्विस नहीं देंगे ना, तो वह ग्राहक दोबारा हमारे ढाबे पर नहीं आएंगे, क्योंकि गांव में और भी लोग हैं जो पराठे बेच रहे हैं। जी पापा जी, पता है मुझे, मैं बस पराठे सेकने ही जा रही हूँ, मसाला भी तैयार कर लिया है। अच्छा बहू, दिखा मुझे पहले पराठे और चटनी दोनों, मुझे टेस्ट कराओ, देखो तो जरा मसाले सही से डाले हैं या नहीं। दोनों बहुएं अपने पराठे के मसाले और चटनी दोनों टेस्ट करवाती हैं। टेस्ट करने के बाद रामलाल, बिल्कुल सही स्वाद, यही स्वाद चाहिए ग्राहकों को। अब तुम दोनों जल्दी जल्दी से काम करो, मैं अभी सुमित को भेजता हूँ, वो पराठे और चटनियां बाहर ले आएगा। जिसके बाद रामलाल और रमा दोनों बाहर ढाबे पर चले जाते हैं। रामलाल काउंटर पर बैठ जाता है और रमा ग्राहकों के सामने प्लेट और पानी रखने लगती है। वहीं रसोई में दोनों देवरानी जेठानी अपना काम संभाल रही थी। ऐसे ही दोपहर के 12 बज जाते हैं। अरे कविता, तुम्हारी तबीयत तो कल से ठीक नहीं है ना? अब तो सुबह वाले ग्राहक भी सभी जा चुके हैं, तुम एक काम करो, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, फिर दोपहर वाले लंच के लिए भी हमें टिफिन जल्दी से ही तैयार करने होंगे।
कविता थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए दीवार का सहारा लेकर बैठी ही थी कि तभी रमा और रामलाल रसोई में आ जाते हैं। अरे बहू, तुम यहाँ आराम कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि बाहर टिफिन सर्विस के लिए भी ऑर्डर आने शुरू हो चुके हैं। आज कम से कम भी 150 ऑर्डर तैयार करने हैं हमें। इतना कहकर रमा और रामलाल दोनों रसोई घर से बाहर चले जाते हैं। तभी सुमित रसोई में आता है। अरे सुमित जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कविता भाभी, मुझे पता है आप दोनों को इतनी गर्मी में ये आलू के पराठे और 2 तरह की चटनी बनाने में कितनी परेशानी होती होगी, इसलिए मैं आप दोनों की मदद करने आया हूँ। पर अभी बाहर तो ग्राहक इतने हैं भी नहीं, तब तक मैं आपकी मदद ही कर देता हूँ। इतना कहकर सुमित अपने कंधे पर बोरे लेकर आता है आलू के, और उनमें से सभी आलू को पतीले में डालकर धोकर चूल्हे पर उबालने के लिए चढ़ा देता है। एक तो गर्मी और ऊपर से मिट्टी का चूल्हा, सभी पसीने से तरबतर हो जाते हैं। अरे बाप रे, कितनी गर्मी लग रही है। गर्मी ने तो अपने रंग दिखाने शुरू ही कर दिए हैं। अभी तो गर्मी का मौसम सही से आया भी नहीं है और हमारी ये हालत होने लग गई है। अरे कैसी बातें कर रही हो देवरानी जी, गर्मी तो है ही ना, और ऊपर से इस चूल्हे की घुमस। इतने बड़े बड़े चूल्हे जल रहे हैं हमारी रसोई में, तो गर्मी तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और ऊपर से ये रोज 2-2 तरह की चटनी बनाने से तो मेरे हाथों में भी जलन होने लग जाती है। अब इन बातों का समय नहीं है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना माँ जी और बाबू जी आ गए ना तो वो कुछ ना कुछ जरूर डांट लगाएंगे। थोड़ी देर के आराम के बाद दोनों बहू फिर से काम पर लग जाती हैं। कविता उबले हुए आलू में सभी मसाले मिलाकर एक स्टफिंग तैयार करती है, तो वहीं लता अपने दोनों तरह की चटनी बनाना भी शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर के बाद पराठे और चटनियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। अरे भाभी, आपकी चटनी और पराठे तैयार हुए क्या नहीं? हाँ देवर जी, हो गए हैं। ठीक है, तो मैं भी टिफिन में पराठे और चटनियाँ पैक कर देता हूँ। सुमित अपने ढाबे के स्पेशल टिफिन लेकर आता है और उसमें सभी चटनियाँ और पराठे पैक कर देता है। थोड़ी देर के बाद अरुण भी रसोई में आ जाता है। अरे सुमित, सारे टिफिन तैयार हो गए क्या? हाँ हाँ भैया, सारे टिफिन तैयार हो गए हैं। सभी टिफिन को एक बड़े से झोलों में डालने के बाद वह सभी को एक डिलीवरी एजेंट को थमा देता है, जिसके बाद वह डिलीवरी एजेंट हर जगह जाकर उनके टिफिन डिलीवर कराता है। ऐसे ही सभी का दिन बीत रहा था। रात को सभी लोग दाल चावल खाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही दोनों बहुएं अपना काम निपटाकर कमरे में आती हैं, तो वह देखती है कि सुमित और अरुण पहले ही सो चुके थे। सारा दिन काम की थकान से दोनों बहुएं भी थोड़ी ही देर में सो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह 4 बजे रमा और लता सब्जी मंडी के लिए आती हैं, जहां सब्जियों के बड़े बड़े ट्रक आए हुए थे। सभी लोग सब्जियां खरीद रहे थे। अच्छा हुआ बहू हम समय पर आ गए, वरना ये हमें पराठे के लिए आलू और चटनी बनाने के लिए आमियां ही नहीं मिलती। अरे जल्दी बताइए बहन जी, आलू चाहिए क्या और क्या क्या सामान चाहिए? अरे भैया, आज मुझे 2 बोरे आलू, 5 किलो कच्चे आम, 5 किलो मीठे आम, धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन, जो सामान मैं रोज लेकर जाती हूँ ना, वो दे दो। अरे बहन जी, आज तो मेरे पास 2 बोरे आलू बचे ही नहीं है, 1 बोरा ही है। बताओ, दूं क्या आपको आलू? अरे अंकल जी, 1 बोरे आलू तो हमारा आधा दिन भी नहीं चलता। हमें कम से कम 2 बोरे आलू तो चाहिए ही होंगे। हे भगवान, एक तो गांव में एक ही सब्जी मंडी है जहां सस्ती सब्जियां मिल जाती हैं ढाबे के लिए, और वहां भी हमें पूरी क्वांटिटी नहीं मिल पाती। जिसके बाद दोनों सास बहू अपना सारा सामान पैक करके वापस अपने घर ले आती हैं। अरे अरुण, जल्दी से ग्राहकों के लिए चेयर लगाओ, और कविता तुम सारे बर्तन जल्दी से सजाओ। सुमित, तुम सबसे पहले एक काम करो, ये त्रिपाल लगाओ ताकि ग्राहकों को धूप ना लगे। जल्दी जल्दी हमें ढाबा खोलना होगा, 9 बजने को ही है। अरे कविता, ढाबा खुल गया है, हमें जल्दी जल्दी अब हाथ चलाने होंगे। तुम आलू चढ़ा लो और मसाला भून लो, तब तक मैं चटनी बनाने के लिए आमियां छील लेती हूँ। लता थोड़ी थोड़ी करके चटनियाँ बनाना शुरू करती है, और कविता सभी खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, इलायची, जीरा, साबुत धनिया, तेजपत्ता भूनकर एक सिलबट्टे पर उन्हें पीसने लगती हैं। हे भगवान, ऐसे काम कर कर तो दीदी हम दोनों थक ही जाते हैं। हाँ वो तो है कविता, एक काम करो, तुम रहने दो, तुम आलू छील लो, ये मसाला मैं ही पीस देती हूँ। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, अगर आप ये मसाला पीसने लगोगी तो आपको चटनी बनाने में देर हो जाएगी, और फिर माँ जी और पापा जी आप पर गुस्सा करने लगेंगे। मैं अपना काम खुद कर लूंगी, आप चटनी बनाने पर ध्यान दीजिए। अरे कुछ भी कर लो देवरानी जी, परेशानी तो हमें ही झेलनी पड़ती है ना। इतनी गर्मी, घुमस और ये रसोई और इतना बड़ा चूल्हा। सुबह शुरुआत इस चूल्हे पर ही होती है और आखिरी तक हम ही इस चूल्हे पर बैठी रहती हैं। रोजाना की तरह कविता पराठे सेक रही थी और वहीं कविता साथ में बैठी चटनियाँ पीस रही थी। ऐसे ही सुबह से ग्राहकों का नाश्ते का सिलसिला शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में दोपहर का समय हो जाता है।
सभी नाश्ता खाकर सभी ग्राहक अपने घर जा चुके थे। तभी रसोई में सुमित आता है। अरे क्या हुआ देवर जी, आप तो हम दोनों से ज्यादा थके हुए लग रहे हो आज। अरे क्या बताऊं भाभी, आपको तो बस बातें ही आ रही हैं। आज ग्राहकों ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी है। किसी को चटनी चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए। आप दोनों को तो बैठकर सिर्फ एक जगह खाना ही बनाना पड़ता है ना। मुझे तो बार बार ढाबे से किचन, किचन से ढाबा और ढाबे में भी यहाँ से वहाँ घूमना पड़ता है। अरे तो देवर जी, आपको हमारा काम इतना आसान लग रहा है तो एक दिन के लिए आप कर लीजिए ना ये काम, फिर पता चलेगा कौन सा काम कितना आसान है। पराठे बनाना आसान है या बाहर कस्टमर को हैंडल करना आसान है। अरे नहीं नहीं भाभी, माफ करना मुझे। मुझे तो जो काम मिला है ना मैं वही करूंगा। पता चले कभी के पराठे बनाने बैठा हूँ और किसी और देश का नक्शा बन गया। और मुझे तो ये भी पता है कि अगर कोई ऐसा कुछ हुआ ना तो पापा वही नक्शा मेरे गाल पे भी छाप देंगे। अरे आप दोनों छोड़ो, जेठानी जी मुझे ये बताओ, आलू कहाँ है? ये आलू तो खत्म हो चुके हैं। अरे देवरानी जी, मैं आलू कहाँ से लाऊं? आज बाजार में सिर्फ एक बोरा ही आलू मिला था। जेठानी जी, आपने पापा जी को बताया था ना कि आलू नहीं है, तो फिर उन्होंने टिफिन सर्विस के लिए ऑर्डर कैसे ले लिए? अरे उनको तो मैंने नहीं बताया, लेकिन अब क्या करें, पराठे तो हमें बनाने ही पड़ेंगे, वरना हमें बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी कि उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। अच्छा ठीक है जेठानी जी, आप यहाँ का संभालिए, मैं बाजार से फटाफट से आलू लेकर आती हूँ। जिसके बाद कविता तेज धूप में घर से निकलती है और सब्जी मंडी में एक सब्जी वाले के पास जाकर पहुँचती है। अरे दीदी बताइए क्या चाहिए आपको? अरे भैया, मुझे ये 5 किलो आलू दे दीजिए। हाँ बहन, अभी देता हूँ। 5 किलो आलू, ये आपके हो गए हैं पूरे 100 रुपए के। अरे भैया, 20 रुपए किलो आलू लगा रही हो आप? मैं ढाबा चलाती हूँ, रोज 8 रुपए किलो आलू लेती हूँ। अरे बहन जी, अगर आप हमारे पास आओगे तो हम तो अपना प्रॉफिट बुक करके ही बेचेंगे ना। अगर आपको इतने सस्ते आलू चाहिए तो रात को आना, रात को लगती है वो मंडी। अरे भैया, अब तो मजबूरी है, खरीदनी ही पड़ेंगे हमें आलू। लाओ दे दो, 5 किलो आलू दे दो आप मुझे। जिसके बाद कविता तेज धूप में वह आलू का थैला लेकर वापस अपने घर की तरफ आ जाती है। किचन में जाकर वह आलू को उबालने के लिए रख देती है। सुमित और अरुण वहीं पास में बैठकर टिफिन तैयार कर रहे होते हैं। तभी दोनों सास ससुर वहां रसोई में आते हैं। अरे बहू, ये क्या, सिर्फ इतने से आलू तुम पतीले में उबाल रही हो? वो पापा जी, आज आलू खत्म हो गए थे, ये तो कविता अभी मंडी से लेकर आई है। क्या आलू खत्म हो गए थे? कितने आलू लेकर आए थे तुम लोग? जी, वो सिर्फ बाजार से 20 किलो ही आलू मिले थे आज। अरे अगर ऐसी बात थी तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। कविता बहू, मुझे तुम ये बताओ, ये आलू तुम कहाँ से और कितने रुपए किलो लेकर आई हो? पापा जी, मैं तो ये 5 किलो आलू लाई हूँ 20 रुपए किलो के हिसाब से। अरे बहू, लेकिन इसमें फिर हमारा प्रॉफिट बुक कैसे होगा? तुमने तो बहुत ज्यादा, डबल से भी ज्यादा पैसे देकर तुम आलू लेकर आए हो। इतनी मेहनत से मैंने ये बिजनेस तैयार किया है। रामलाल सभी को डांटकर वहां ढाबे से बाहर चला जाता है। अरे कविता, तुम उदास मत हो, हमें तो डांट पड़नी ही होती है। अगर हम पराठे नहीं बनाते तो भी डांट पड़ती, और अब बना रहे हैं तो भी डांट पड़ रही है। यही हमारी जिंदगी है शायद। छोड़ो, तुम जाने दो, पापा जी की बात का बुरा मत मानना तुम। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक तो इतनी ज्यादा गर्मी और ऊपर से इतने बड़े चूल्हे के पास दिन रात काम करने की वजह से कविता की तबीयत काफी खराब हो जाती है। एक दिन वह बाहर आती है, उसे उल्टियां करता देखकर लता पूछती है, अरे क्या हुआ कविता, तुम ठीक तो हो ना? ये उल्टियां कैसे हो रही हैं? अरे दीदी क्या बताऊं, इस गर्मी से तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, और ऊपर से यह चूल्हा और चूल्हे का धुआं, तेल सब मेरे अंदर जैसे जमा सा होता जा रहा है। बड़ा अजीब लगता है। कविता तुम रहने दो, मैंने थोड़ी सी चटनी बना ली है। मैं जब तक दूसरे ग्राहक चटनी नहीं मांगते, मैं तब तक पराठे बना लेती हूँ। कविता वहीं कोने में थोड़ा सा दीवार से सहारा लेकर आलू छील रही होती है। जेठानी लता वहीं पास में बैठी आलू के पराठे बना रही थी, और वहीं दूसरी तरफ ढाबे में कुछ ग्राहक खाली प्लेट लिए हुए बैठे थे। अरे अंकल जी, अब आपकी सर्विस पहले जैसी नहीं रही। पहले मैं आता था तो चटनी और पराठे दोनों तैयार ही मिलते थे। अब तो मुझे काफी टाइम हो गया है इंतजार करते हुए, और अभी तक आपके पास से ना तो चटनी आई है ना पराठे। अरे बेटा रुको, 2 मिनट रुको, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि पराठे अभी तक क्यों नहीं आए। अरे नहीं अंकल जी, मुझे अब निकलना होगा, बहुत देर हो गई है, मैं कहीं और खा लूंगा। वह कस्टमर वहां से निकलने वाला ही था कि तभी कविता पराठे और चटनी लेकर बाहर आती है। ये लो बेटा, आ गए तुम्हारे पराठे, खाओ खाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हर दिन का भी यही हो चुका था, ग्राहकों को पराठे और चटनियों के लिए इंतजार करना पड़ता था। तभी एक रात रामलाल अपने कमरे में बैठा हिसाब कर रहा था। अरे ये क्या रमा, हमारा प्रॉफिट बढ़ने की जगह घट ही रहा है। जहाँ हमें रोज के 300 पराठों की जरूरत होती है, वहाँ बहू मुश्किल से सिर्फ 150 पराठे ही बना रही है। अरे क्या करे जी,
कविता की तबीयत भी अब खराब होने लगी है। इस वजह से सारा काम सिर्फ लता बहू पर भी आ गया है और अब तो बेचारी वह लता भी बहुत मुश्किल से काम कर रही है। अकेली पड़ गई है ना। कविता की तबीयत खराब ना होने से वो तो छोटे मोटे काम में उसकी मदद ही करवाती है। अरे रमा, अगर कविता की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ ना। कल कल तुम दोनों जाकर हॉस्पिटल में उसका चेकअप करवाना, अच्छे से सारा इलाज करवाना, देखना बहू को क्या दिक्कत है। ठीक है जी, मैं कल चली जाती हूँ। आप सब लोग मिलकर ढाबा संभाल लेना। सुबह होती है, रमा कविता को लेकर अस्पताल जाती है। वहीं पीछे से सभी मिलकर ढाबा चला रहे थे। आज सारी रसोई की जिम्मेवारी सिर्फ लता के सिर पर ही थी। पूरा दिन लता, अरुण, सुमित और रामलाल मिलकर ढाबे को अच्छी तरह से चला लेते हैं। जैसे तैसे वह दिन गुजर जाता है। शाम होते होते कविता और रमा भी हॉस्पिटल से घर आ जाती है, जिसके बाद रमा रामलाल से कहती है, अजी कविता की तबीयत वैसे तो ठीक है, लेकिन गर्मी के कारण डॉक्टर ने बोला है कि इससे ज्यादा गर्मी में हम अपनी बहुओं को नहीं रख सकते। इनसे इनकी तबीयत खराब हो रही है और आपको तो पता ही है हमारा काम कैसा है। अब कैसे होगा सारा काम। अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई तो जुगाड़ लगा ही लेंगे। पूरा परिवार ऐसे ही चिंता में बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगली सुबह रोजाना की तरह दोनों देवरानी जेठानी रसोई में काम करते हैं। बाहर सुमित और अमित ग्राहकों को संभाल रहे होते हैं। रामलाल काउंटर संभालता है। रमा कभी काउंटर संभालती तो कभी ग्राहकों को संभालती तो कभी पराठे लाकर बाहर ढाबे में पहुंचाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बीतते दिनों के साथ दोनों बहुओं की कमर तोड़ मेहनत पर उन दोनों की तबीयत खराब होने लगती है। तभी एक रात दोनों देवरानी जेठानी आपस में बातें कर रही होती हैं। दीदी, हम ऐसे काम नहीं कर सकते। इस माहौल में काम करने का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से ही खराब कर रहे हैं। यहाँ का माहौल और तापमान देखा है आपने? पूरे दिन मानो जैसे हम भट्टी पे ही रहते हो। हाँ कविता, लेकिन कर भी कह सकते हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। और कुछ कहेंगे तो माजी और बाबूजी दोनों गुस्सा करने लग जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी परेशान होकर फिर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। ऐसे ही वह रात बीत जाती है। अगली सुबह कविता आलू उबालने के लिए चढ़ा देती है और वहीं दूसरी तरफ लता चटनी पीसने लगती है। तभी कविता कहती है, दीदी हम चटनी मिक्सर में क्यों नहीं पीस लेते? इससे आसानी भी होगी और हमारे हाथों में जलन भी नहीं होगी। एक बार ट्राई करके देखते हैं ना, क्या पता हमारा काम ही चल जाए और आपको इतनी तकलीफ ना हो। बाकी पराठे मिलकर हम बना लेंगे दोनों। ऐसा कहकर दोनों देवरानी जेठानी पुदीना, अदरक, आम और मिक्सर में कुछ लहसुन की कलियां डालकर पीसकर चटनी बनाकर तैयार कर देती है। थोड़ी देर के बाद ससुर रसोई में आता है। वह चटनी चेक करता है और उसे चटनी का स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ससुर को चटनी पसंद नहीं आती, जिसके बाद दोनों बहुएं मिलकर फिर से चटनी पीसती हैं। इस बार वो चटनी को थोड़ा सा गाढ़ा ही रखती है, जैसे कि वो सिलबट्टे पर पीसा करती थी। थोड़ी देर के बाद ससुर फिर आता है, लेकिन अब की बार उनको मिक्सी में चटनी पीसता हुआ देखकर वह काफी गुस्से में हो जाता है। बहू ये क्या, तुम चटनी सिलबट्टे पर पीस क्यों नहीं रही हो? अरे बाबूजी, हमें लगा कि यहाँ मिक्सर रखा है तो इस पर पीस लेंगे तो आसानी हो जाएगी। नहीं बहू, हमारे घर में सिर्फ सिलबट्टे पर चटनी पीसी जाती है, मिक्सर में नहीं। अगर तुम्हें चटनी पीसनी है तो इसी में खाओ, वरना तुम मुझे बता दो, मैं कर लेता हूँ ये काम भी। अरे नहीं बाबूजी, अगर आपको नहीं पसंद आई तो हम दोबारा से ही वैसे पीस लेंगे। इतना कहकर रामलाल रसोई में से चला जाता है। रामलाल के जाने के बाद, कविता तुम्हारा ये आइडिया तो बिल्कुल भी काम नहीं आया, ऊपर से डांट पड़ी सो अलग। कोई नहीं जेठानी जी, डांट खाने की तो वैसे भी हम लोगों को आदत ही हो जानी चाहिए अब तक तो। जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी फिर से रोजाना की तरह अपना काम करती। कविता आलू के पराठे बनाती तो वहीं लता धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी चटनी पीसती रहती थी। ऐसे ही वह दिन भी पूरा हो जाता है। अगले दिन सुबह, जेठानी जी मैं ये सोच रही थी कि हम बार बार चटनी पीसते हैं तो उसमें ज्यादा मेहनत लगती है, क्यों ना पहले हम दोनों मिलकर चटनी ही पीस लेते हैं बहुत सारी। ये सारी चटनी एक ही बार तैयार करके रख लेते हैं और खराब ना हो इसलिए हम इनको मिट्टी के मटके में रख देते हैं। मटका ठंडा रहता है, जिसकी वजह से चटनी खराब भी नहीं होगी और हमें बार बार चटनी बनाने वाले झंझट से तो फुर्सत मिलेगी। पराठे हम दोनों मिलकर बना लेंगे। कविता की इस बात में दम था। यह सुनकर लता मान जाती है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पूरे आम की चटनी सारी एक बार में ही तैयार करती हैं। जिसके बाद फिर वह मिट्टी के मटके में उन चटनियों को डालकर रख देती हैं। थोड़ी ही देर के बाद ससुर रामलाल और रमा रसोई में आते हैं। इतनी सारी चटनी को देखकर वह गुस्से में बोलता है, अरे बहू ये क्या किया तुमने?
इतनी सारी चटनी बनाकर रख दी, अगर गर्मी में खराब हो गई तो तुम्हें पता है कितना नुकसान हो जाएगा। अरे नहीं बाबूजी, ये चटनियाँ खराब नहीं होंगी, इसे हमने मिट्टी के बर्तन में रखा है और ये बार बार चटनी बनाने से हमें बड़ी तकलीफ होती है। बहू, अगर तुम्हारी काम करने की नीयत नहीं है तो कह दो, इस तरह काम चोरी मत करो। अरे पापा जी, हमने तो बस चटनी बनाकर रखी है, बार बार चटनी पीसने से हमारे नाखूनों में चोट लग जाती है और काफी जलन भी होती है। अरे ये क्या बहू, तुम आज कोई पहली बार चटनी नहीं बना रही हो, इतने सालों से बनाती आ रही हो, आज तुम्हारे हाथों में जलन कैसे होने लगी। जिसके बाद दोनों बहुएं अपने ससुर को अपने हाथ दिखाती हैं। दोनों बहुओं के हाथ देखकर रामलाल और रमा दंग रह जाते हैं, उनके हाथों में सच में चोट लगी हुई थी। अरे माफ करना बहू, क्या सच में तुम्हें थोड़ी थोड़ी चटनी पीसने में इतनी परेशानी होती है। हाँ पापा जी, थोड़ी थोड़ी चटनी पीसने में समय भी ज्यादा लगता है और हमें बार बार एक ही काम करना पड़ता है, इससे हमारे नाखूनों में तो चोट लगती है और हाथों में जलन भी रहती है। अरे बहू, तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं इसका कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेता पहले ही। और ये चटनियाँ बनाकर रख तो दी तुमने, मुझे तो डर है कहीं ये खराब ना हो जाए। अरे नहीं पापा जी, हमने चटनियाँ बनाकर मिट्टी के मटके में रखी है, इससे चटनियाँ खराब नहीं होंगी। ठीक है बहू, आज से तुम सारी चटनियाँ एक बार में ही पीस लेना और मिट्टी के मैं बड़े बड़े बर्तन मंगवा दूंगा। अब दोनों देवरानी जेठानी काफी खुश हो जाती हैं, क्योंकि अब उन्हें चटनियाँ जो एक बार पीसनी पड़ रही थी। जिसके बाद वह सारी चटनियों को मटकों में भरकर रख देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अगली सुबह दोनों बहुएं मिलकर सबसे पहले अपनी चटनी पीसने का काम शुरू करती हैं। चटनी बनाकर वह बड़े बड़े मटकों में भरकर रख देती हैं। जिसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर आलू के पराठे बनाती है। अब दोनों देवरानी जेठानी आपस में काम कर रही थी, जिसकी वजह से आलू के पराठे भी अब ज्यादा जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। रमा अंदर रसोई से पराठे लेकर आती है और ढाबे पर लेकर जाती है। तभी रामलाल उसे रोकते हुए कहता है, अरे रुको, पराठे परोसने से पहले मैं थोड़ा टेस्ट करूंगा। अरे इन पराठों को बने हुए कम से कम भी 20 मिनट हो चुके हैं, हम ठंडे पराठे ऐसे ग्राहकों को नहीं खिला सकते। जिसके बाद दोनों सास ससुर रसोई में जाते हैं। कविता और लता ने अब तक ढेर सारे पराठे बनाकर तैयार कर चुके थे। अरे बहू, इतने सारे पराठे बनाकर क्यों रख दिए तुमने अभी से? जब ऑर्डर आएंगे तभी तो पराठे बनाओगे ना तुम। अरे माफ करना बाबूजी, हमें पता ही नहीं चला। अब से हम धीरे धीरे पराठे बनाएंगे ताकि ग्राहकों के पास ठंडे ठंडे पराठे ना जाएं। इतना कहकर ससुर रामलाल वहां से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अब दोनों बहुओं को थोड़ा सा आराम करने के लिए भी मिल जाता था रसोई में, क्योंकि वह चटनी का काम तो पहले ही खत्म कर देते और ग्राहकों के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वह पराठे बनाते थे। बीच बीच में वह काफी आराम भी कर लेती थी अब दोनों बहुएं। एक दिन रमा लता को 4 बजे उठाती है। जिसके बाद दोनों सास बहू रोजाना की तरह सब्जी मंडी जाते हैं, जहाँ से वह आलू खरीदते हैं और बाकी सब्जियां लेकर आते हैं। लेकिन उस दिन वहाँ पर कोई भी सब्जी वाला नहीं खड़ा था, बल्कि कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं। अरे साहब, यहाँ तो हम रोज सब्जी लेने आते हैं, हम ढाबे वाले हैं, आज कोई सब्जी वाला क्यों नहीं बैठा? अरे तुम जैसे लोगों की वजह से देश खोखला हो रखा है। रात को कौन सब्जियां बेचता है? रात को लगने वाले बाजार में तो काला बाजारी होती है। जाओ निकलो यहाँ से, यहाँ कोई सब्जियां नहीं मिलेंगी अब से। जिसके बाद रमा और लता वापस घर आ जाती हैं। सुबह होते ही रमा सारी बात रामलाल को बताती है। क्या मंडी बंद हो गई है? हमें अब रोज इतने आलू और बाकी कच्चे आम और सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी? लगता है अब हमें ढाबा बंद ही करना होगा, क्योंकि सामान ही नहीं है तो हम ढाबा कहाँ से चलाएंगे? नहीं नहीं, मैं अपने ससुराल का ढाबा बंद नहीं होने दूंगी, मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद लता अपनी पड़ोसियों के पास जाती है। चाची, आपके आम के बगीचे में से आप हमें आम की चटनी बनाने के लिए आम दे सकती हो? मैं आपको बदले में हमारे ढाबे के पराठे खिला दिया करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, पराठे खिला देना और बाकी इतने पराठे थोड़ी ना खाऊंगी मैं, बाकी पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना तुम्हें। हाँ हाँ माँ जी, मैं समझ गई हूँ, आप आम दे देना तोलकर, हम उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे भी दे देंगे। बिल्कुल ऐसे ही लता दूसरे पड़ोसी के पास जाकर कच्चे आम की बात कर आती है। तभी रामलाल कहता है, अरे बहू, ये तुमने क्यों किया? पापा जी, हमें पराठों के बदले आम बाजार से ज्यादा सस्ते मिल रहे हैं यहाँ पर, और आम मंडियों में भी तो अब ज्यादा नहीं बचे हैं, तो हमें यहाँ इनके बाग में से ही लेने होंगे। वो तो ठीक है बहू, लेकिन अभी भी हमारे पास आलू नहीं है। हाँ पापा जी, मैं वही सोच रही थी, अभी मुझे आप 2 घंटे दीजिए, मैं आलू का भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगी। अरे अरुण, तुम भी मेरे साथ चलो। जिसके बाद लता अरुण को लेकर अपने गांव के ही एक किसान हरिया के पास आती है। अरे काका, कैसे हो आप? अरे बेटी लता, तुम यहाँ कैसे आना हुआ?
हरिया काका, आपको तो पता है ना हमारा ढाबा है जिसके लिए मुझे आलू चाहिए होते हैं, क्या आप दे देंगे? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं दूंगा, दूंगा ना। मैं तुझे 8 रुपए किलो के हिसाब से आलू दे दूंगा। ठीक है काका, कल से आप मुझे आलू भिजवा देना, जिसके बाद मैं आपका महीने भर का हिसाब करवा कर आपका पैसे भिजवा दूंगी। ऐसे ही छोटे मोटे जुगाड़ से दोनों बहुएं अब अपने लिए एक नई रसोई तक तैयार करवा लेती हैं। रामलाल भी अब अपने घर के बहुओं की तकलीफें समझ रहा था, जिसके वजह से वो उनके लिए नई रसोई बनवाने के लिए मान जाता है। अब घर के पीछे पेड़ और पौधों के बीच में एक नई रसोई बनवाता है, जो धूप से बचने के लिए त्रिपाल भी लगवाता है, जहाँ ना चूल्हे की आंच लगती है, ना धुआं होता है, ना ही तेज धूप लगेगी। अब बहुएं भी बिना गर्मी के परेशान हुए पराठे बना लेती है और एक साथ सारी चटनियाँ पीस कर रख लेती है, जिसकी वजह से अब पराठों की बिक्री भी डबल हो जाती है। अरे बहू, अगर तुम लोगों को इतनी तकलीफ हो रही थी, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? तुम बहू ही तो हमारा हथियार हो, तुम्हारे भरोसे ही तो हमारी रसोई और हमारा ढाबा चल रहा है। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो ना बहू, तो मुझे पहले ही बता देना। और लता बहू, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। जहाँ से हम आलू, आम और सब्जियाँ लेते थे, वहाँ से तो मिलना बंद ही हो गया। हमारा तो बिजनेस ही ठप हो जाता, लेकिन तुमने अपने दिमाग से हमारे बिजनेस को फिर से खड़ा कर दिखाया। परिवार और काम तभी सफल होता है जब सबकी मेहनत की कदर की जाए। अक्सर जो लोग चुप रहते हैं, काम करते हैं, उनकी तकलीफ किसी को दिखाई भी नहीं देती।